हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीप नेत्र द विजन पे। आप हमारा चैनल ये सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी दबाएंगे। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो कर चुके हैं, मतलब ला चुके हैं। 3 क्लास आप लोग का हो चुका है बायोलॉजी में, ये चौथा क्लास है। समझते हैं आगे। देखिए, पिछले 3 वीडियो में हम लोग रस धानी तक पढ़ चुके थे, वैक्यूल तक पढ़ चुके थे। इसके आगे ये लास्ट कोशिकांग है लवक, प्लास्टिक को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो लवक है। लवक के बारे में बता दें आप लोगों को कि यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। सिर्फ पादप कोशिकाओं में यह लवक पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। लवक के बारे में लोग याद रखेंगे, यह जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, इसके आकार की बात करें तो इसका आकार गोलाकार, अंडाकार या तस्तरी नुमा हो सकता है। ठीक है, गोलाकार, अंडाकार या तस्तरी नुमा हो सकता है। लेंसाकार इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे लवक जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग याद रखेंगे, लवक जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें से पहला है हरित लवक। पहला है हरित लवक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दूसरा है वर्णी लवक। ठीक है, वर्णी लवक, जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और तीसरा है वर्णी लवक, जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो लवक जो है ये 3 प्रकार का है, यहाँ पे देख रहे हैं। इसके आगे तो हम लोग एक एक करके सारे लवक के बारे में पढ़ते हैं। पहला है हरित लवक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखिए, पादप कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित हरे रंग के कोशिकाओं को हरित लवक कहते हैं। ठीक है, पादप कोशिका के कोशिकाओं में हरे रंग का कोशिका द्रव में हरे रंग का कोशिका पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, इसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है, तो ये हरित लवक में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है, पत्ती का भी रंग हरा होता है। आगे, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का पूरा यहाँ पे प्रोसेस है। ठीक है, तो ये है हरित लवक। आगे अगला है ओवर्णी लवक। यह है ओवर्णी लवक, ये भी लवक का ही प्रकार है। आगे देखिए, यह रंगहीन लवक है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग देखे थे वह किस तरह का था, हरे रंग का था, इसलिए हरित लवक कहते थे। ठीक है, और ये ओवर्णी लवक है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का रंग नहीं पाया जाता है। यह पौधे के जड़ों, भूमिगत तथा तना इत्यादि में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर अधिकतर जो है पौधे के जड़ों में पाई जाती है। ठीक है, भूमिगत तना के जो है इसमें ये लवक पाया जाता है, ओवर्णी लवक। ठीक है, इसका मुख्य कार्य भोजन का संचय करना है। आप लोग याद रखेंगे, ओवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है, तो भोजन का संचय करके रखना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अंदर वाला भाग रूट है, व्हाइट कलर का है, मतलब रंगहीन कह सकते हैं। ठीक है, इस सब में क्या कौन सा लवक पाया जाता है, ओवर्णी लवक पाया जाता है। ठीक है, आगे अगला है वर्णी लवक। यह है अगला वर्णी लवक, जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बारे में देखिए, कहता है यह पौधे के रंगीन भाग जैसे फूल, फल, बीज इत्यादि की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, और वर्णी लवक जो है, वर्णी लवक किसमें पाई जाती है, तो पौधे के रंगीन भाग में, चाहे वो फल हो जाए, बीज हो जाए, ठीक है, या फूल वगैरह हो जाए, उसमें किस तरह का लवक पाया जाएगा, तो वर्णी लवक पाया जाएगा। ठीक है, उसका मुख्य कार्य फूलों को आकर्षक रंग प्रदान करना होता है। ठीक है, वर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या होता है, फूलों को आकर्षक रंग प्रदान करना होता है। ठीक है, इसके आगे इसका रंग इसमें उपस्थित एंथ्रोसायनिन कण पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका रंग जो है किसी रंग का फूल का रंग पीला होगा, उजला होगा, ठीक है, नीला होगा, ये किस पे निर्भर करता है, तो उसमें उपस्थित एंथ्रोसायनिन नाम का कण पाया जाता है, इस पे निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया गया है, जैसे गाजर का रंग जो होता है वह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लाल कलर का होता है, किसके वजह से, कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। चुकंदर आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं,
ये चुकंदर है, ठीक है, इसका रंग जो है लाल, ये विटामिन के कारण होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। ये था लवक। इसके आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ तक में हम लोग सारे कोशिकाओं को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मूल रूप से अंतर समझ लेते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जंतु कोशिका एक तरफ हम लोग लिखे हैं, दूसरी तरफ है पादप कोशिका। ठीक है, तो जंतु कोशिका जिसको बोलते हैं एनिमल सेल, दूसरी तरफ है पादप कोशिका जिसको बोलते हैं प्लांट सेल। ठीक है, तो मूल अंतर क्या क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर पहले कोशिका वृत्ति की बात की जाए, कोशिका वृत्ति की बात की जाए तो जंतु कोशिका में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, जबकि कोशिका वृत्ति जो है ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर देखेंगे अगला, इसमें लवक अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। इसका कुछ अपवाद भी है। अगर जंतु कोशिका में देखा जाए, एक जीव होता है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना जीव होता है जिसमें कलर पाया जाता है, वह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, और इधर देखेंगे तो पादप कोशिका में भी कुछ कोशिका मतलब कोशिका है, इसको बोलते हैं कवक। ठीक है, ये कवक में क्या होता है, रंग नहीं होता है, सफेद रंग का होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर जंतु कोशिका में बात करें तो इसकी जो रिक्तिका होती है, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे छोटी रिक्तिका होगी, जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिका होगी और यहाँ पे बड़ी रिक्तिका होगी। तो सर ध्यान देंगे आप लोग। छोटी रिक्तिका जो है, छोटा वैक्यूल जो पाया जाता है जंतु कोशिका में, और बड़ा वैक्यूल जो पाया जाता है वह पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में जो भोजन का स्टोर होता है, जंतु कोशिका में जो भोजन का स्टोर होता है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ये स्टार्च की जो उपस्थिति है, ये स्टार्च की उपस्थिति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोजन, यहाँ पे ग्लाइकोजन लिखा है। क्या है ग्लाइकोजन, लिख देते हैं यहाँ पे ग्लाइकोजन। आप लोग याद रखेंगे, जंतु कोशिका में जो है भोजन का जो संग्रह होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादप कोशिका में जो भोजन का संग्रह होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, इसके आगे देखिए, जंतु कोशिका जो है वह परपोषित होती है। ठीक है, पादप कोशिका देखिए, जंतु कोशिका जो है वह परपोषित होती है। परपोषित क्या, यह भोजन के लिए भोजन यह मतलब पाचन तंत्र से प्राप्त करता है, जबकि पादप कोशिका जो है वह स्वपोषित होती है। स्वपोषित कैसे, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, यह है जंतु कोशिका, यह है पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका देखिए यहाँ हरे रंग का है। ठीक है, यह स्वपोषित होगा क्योंकि यह भोजन का निर्माण खुद कर सकता है, खुद भोजन प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बना सकता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह अलग टॉपिक है, हम लोग किसी अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके आगे समझते हैं, ये कुछ अंतर था जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में। कोशिका को अगर मूल रूप से देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार है, तो एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यह है अविकसित कोशिका। ठीक है, अविकसित कोशिका को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि विकसित कोशिका को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये है प्रोकैरियोटिक सेल जो बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है, जितने भी छोटे छोटे जीव हैं उसमें ये पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल जो है ये हम लोगों के शरीर में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है पूर्णतः विकसित होता है और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वह विकसित नहीं होता है, वो अविकसित होता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे, कोशिका जो है 2 प्रकार के होते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग एक एक करके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल याद रखेंगे आप लोग, लिखता है इसमें वो विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। आप लोग याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में वो विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, उसका केंद्रक जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो पूर्णतः विकसित नहीं होता है। ठीक है, देखिए आगे, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। ठीक है, जब आप लोग ध्यान देंगे कि जब केंद्रक ही विकसित नहीं होगा तो उसमें से केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी,
ये पूर्णतः अनुपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होता है, जो कि केंद्रक के बीच में पाया जाता था यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, जब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में ये पूर्णतः अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। इसके आगे देखिए, इसमें गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित रहता है। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो जितना भी दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग था वो सारा का सारा एब्सेंट होता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए चाहे गोल्गी काय हो जाए। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसमें शोषण की क्रिया प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ही होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है शोषण की क्रिया प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। इसमें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं राइबोसोम, जिसमें पढ़ा रहे थे उसमें बताए होंगे आप लोगों को कि 70S और 80S दो प्रकार का राइबोसोम है होता है। ठीक है, 70S राइबोसोम जो है वो छोटी कोशिकाओं में या अविकसित कोशिकाओं में, जिसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और 80S जो राइबोसोम होता है वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके हैं आप लोग। आगे देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वह यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वह यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होती है। ठीक है, आगे समझते हैं, यह बैक्टीरिया एवं साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है। याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वह बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया शैवाल वगैरह को हम लोग कहते हैं, कवक वगैरह को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार की कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमेशा याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक बैक्टीरिया का सेल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूर्णतः विकसित नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे अगला आता है आपका यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जो कि पूर्णतः विकसित होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एनिमल सेल है। यानी हम लोग के शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, ये उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। देखिए आगे, इसमें पूर्णतः विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है पूर्णतः विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जबकि हम लोग देखे थे प्रोकैरियोटिक सेल में कि उसमें अविकसित केंद्रिका पाया जाता था और केंद्रक भी पाया जाता था। आगे देखिए, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है, प्रोकैरियोटिक सेल में वो केंद्रक नहीं पाया जाता था, एब्सेंट रहता था, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हम लोग देख रहे हैं कि केंद्रक जो है, केंद्रिका जो है, ये क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके आगे, इसमें गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें जो है गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, राइबोसोम वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहता है। ठीक है, इसके आगे देखिए, इसमें शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में जो है शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। ठीक है, जिससे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हम पढ़ाए थे उसमें बताए हैं। आगे देखिए, इसमें 70S एवं 80S दोनों प्रकार की राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात की जाए, इसमें 70S और 80S दोनों प्रकार की राइबोसोम जो है पाई जाती है। आगे देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ी होती है। आप लोग याद रखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका जो है, जो मतलब हमारे शरीर में जो कोशिका पाई जाती है वह बड़ी होती है। किससे? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से। ठीक है, आगे देखिए, यह कोशिका सभी जंतु एवं पेड़ पौधों में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, यह सभी जंतु एवं पेड़ पौधों में पाई जाती है। ठीक है, आगे, इसमें समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन दोनों प्रकार के विभाजन होता है। अब समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह है एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके आगे चलिए, आज का क्लास आपका यहीं तक है। बाकी आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।